हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इसका थर्ड डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं, गेहूं का सेहू एवं तुंडू रोग, ईयर कोकल एंड येलो ईयर रॉट डिजीज ऑफ वीट। अब देखो, मैंने आपको इसमें डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड में जो है 1743 में देखी गई थी, और जिन्होंने देखा था वो थे निगम, साइंटिस्ट निगम। फिर उसके बाद में इंडिया में ये मिली 1919 में, और फिर इसको जो डिटेल स्टडी किया था वो किया था वासुदेवा और हिंगो रानी ने, और उन्होंने बताया था कि इस डिजीज के कारण 1 to 3% जो है गेहूं के प्रोडक्शन में कमी आती है या इससे हानि होती है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ में एक नहीं 2 पैथोजन है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, एक तो निमेटोड है और इधर साइड में आप देखो बैक्टीरिया येलो कलर का। तो ये दोनों मिलके इस डिजीज़ को करते हैं। तो जो अपना निमेटोड है वो तो कौन सा है, एंगुइना ट्रिटिसाई, और जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई। तो ये दोनों मिलके जो है इसके पैथोजन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो, ये जो है दोनों मिलके पूरी की पूरी जो वीट है उसकी प्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं। और इसमें देखो आपको सीड्स दिख रहे हैं, तो ये सीड्स काले रंग के भी हैं इसमें गेहूं। अगर इसका आटा हम खा लेते हैं, अपन खा ले या एनिमल्स को दे दे, तो ये जहरीला आटा होता है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां, इवन डेथ भी हो सकती है। फिर उसके बाद में देखो, इसी डिजीज़ को जो अपने येलो वाली है, इसको हॉचिंसन ने 1917 में पंजाब में भी देखा था। तो इस तरीके से इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब यहाँ पे जो ये डिजीज़ है, डिजीज़ एक ही है, लेकिन लक्षणों के आधार पे, सिम्टम्स के आधार पे अपन ने इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सेहू रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ईयर कोकल। अब यहाँ पे देखो, जो सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स में जो अगर ये मतलब ये मान के चलिए कि सेहू रोग में आपको थोड़ा सा स्टेम है, लीफ है, इसके फ्लोरल पार्ट है, ये ज़्यादा इन्फेक्टेड दिखेंगे। और इसमें अगर आप उसके वेजिटेटिव जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से आपको पता लग जाएगा कि इसमें इन्फेक्शन है। जैसे ये मैंने आपको फोटो दे रखी है, इसमें जो इसकी ईयर है वो ईयर बहुत ज़्यादा चौड़ी और छोटी है, और इसमें जो सीड है वो सीड जो है इतना वो नहीं है। इसकी जगह यहाँ पे ब्राउन कलर का उसे बोलते हैं गेगले, गेगले जो है वो बन जाता है, ना कि जो सीड है वो प्रॉपर यहाँ पर बनता है। और अगर आप इसके वेजिटेटिव वो देखें, तो यहाँ पे आपको मैं, अगर आप इसकी पत्ती वगैरह देखो, तो ये डायग्राम में देखो कि कैसी पत्तियां जो हैं बिल्कुल पतली सी और बहुत जो कुंडलित टाइप सी, कॉइल जैसी है, वो बन जाती हैं। अब देखो, इसमें पहले तो प्लांट कैसा होता है, अच्छा होता है छोटा सा, लेकिन 30 से 40 दिन पहले ही इनमें जो है ईयर या बालियां निकल आती हैं, और इनमें सीड की जगह क्या बनने लगते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। पहले तो सिस्ट ये बहुत अच्छी सी दिखती है, बिल्कुल ब्राइट सी, लेकिन धीरे धीरे ये गहरे काले भूरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। और जो इसकी बाली है, उस बाली में सीड की जगह ये सारे के सारे जो सिस्ट है, वो सिस्ट यहाँ पर भर जाते हैं। और अगर अपन देखें तो जो प्लांट है, उस प्लांट का जो नीचे वाला भाग है, वो भाग कैसा हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे एग वगैरह हैं वो यहाँ पर भर जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसके सेहू रोग के। अब अपन दूसरी स्थिति लेते हैं।
अब अगर अपन दूसरी वाली देखें तो तुंदू रोग या येलो ईयर रोट। अब यहाँ पे देखो ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पीले रंग का दिखाई दे रहा है और बिल्कुल इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल छोटा सा और इन्फेक्टेड प्लांट है। तो इस स्थिति में सबसे पहले क्या होता है कि जो इसकी लीव्स हैं वो येलो कलर की दिखाई देती हैं और इन लीव्स से जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता है, गोंद जैसा, और धीरे धीरे इसकी जो लीव्स हैं और स्टेम है वो आपस में चिपक जाते हैं और पूरा का पूरा जो प्लांट है वो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर पूरा का पूरा जो प्लांट है वो प्लांट बिल्कुल डिफॉर्म दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो इसके इन्फेक्शन के टाइम पे बिल्कुल स्लाइम इसमें दिखाई देते हैं। स्लाइम होता है जैसे गोंद जैसा होता है, आजकल आप बाजार में आप देखते भी हो स्लाइम मिलता है, तो उस तरीके से इसमें से चीज जो है निकलने लगता है और निकलने के बाद में पहले ये येलो कलर का दिखाई देता है और उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये किस में बदल जाता है, ब्राउन कलर में। ये जो डिजीज है ये डिजीज इसको अपन जटिल रोग कहते हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है 2 पैथोजन है। कौन कौन से? जीवाणु भी है, सूत्रकृमि भी है। तो 2 पैथोजन होने के कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, जटिल डिजीज या जटिल रोग या कॉम्प्लेक्स रोग। अब यहाँ पे देखो जब ये डिजीज बिल्कुल मैक्सिमम स्टेज पे होता है तो यहाँ पे इसका मैं आपको डायग्राम भी दे रही हूँ। देखो कैसी इसकी बाली है, बिल्कुल ट्विस्टेड हो जाती हैं और इनमें जो सीड है उस सीड की जगह यहाँ पर क्या आपको मिलेंगे, सिस्ट मिलेंगी। और बिल्कुल अगर सीड होंगे भी तो वो कैसे होंगे, ब्लैक कलर के, और उनके अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, इसमें इस तरीके की जो एग भी हो सकते हैं, लार्वा भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगी। तो इसलिए जो है इस डिजीज के कारण बहुत ज़्यादा जो है अपने पास में नुकसान होता है। अब देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका रोग चक्र। अब इस रोग चक्र में देखो सबसे पहले सेहू रोग जो है या जो ईयर कोकल है वहाँ से ये स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद में इसकी जो सिस्ट है वो सिस्ट अगर थोड़ा सा भी नम अवस्था या आप ये मान लीजिए कि पानी वाली अवस्था अगर होगी तो ये इसकी सिस्ट है वो लगभग 8 से 9 वर्ष तक आराम से रह सकती है। और बिल्कुल अगर ड्राई जगह हो तो या शुष्क अवस्था जिसे बोलते हैं उसमें ये 28 वर्ष तक आसानी से सरवाइव कर सकती है। यानी कि अगर इसको हटाया नहीं जाए तो ये इतने सालों तक लिविंग उसमें रहती है। अब देखो जैसे ही ये और रहेगी किसमें, सॉइल में या फिर कोई प्लांट के अवशेष होंगे या वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसमें ये सरवाइव करते रहते हैं। जैसे ही अपन सीड्स को ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद में उसमें थोड़ी सी प्लांट डेवलप होता है तो ये जब अपन सिंचाई करते हैं या इरिगेशन करते हैं तो उस समय पानी के साथ इसके जो एग हैं वो एग जर्मिनेट हो जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे लार्वा निकल जाते हैं। और ये जो लार्वा है ये लार्वा पहले इसकी जो लीव्स हैं उन लीव्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी के रूप में और इसकी लीव्स से न्यूट्रिशन लेना चालू कर देते हैं। इसलिए जो इसकी लीव्स कैसी हो जाती है, बिल्कुल छोटी सी रह जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं, बिल्कुल अलग सी दिखाई देने लगती हैं। फिर धीरे धीरे जो इसकी सेकंड स्टेज होती है लार्वा की निर्मोचन की, तो ये उसके बाद में जो है प्लांट के अंदर एंटर करता है और जो अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उसके अंदर एंटर करता है और वहाँ एंटर करने के बाद में इसमें सिस्ट बनने लगती है। और ये मानिए कि एक फीमेल लगभग 10 से 30 हजार सिस्ट बना सकती है और इस सिस्ट में एक सिस्ट में 10 से 30 हजार जो उसमें एग होते हैं और ये जो एग है एग पूरे के पूरे प्लांट में चले जाते हैं और उसके बाद में वो लार्वा में चेंज हो जाते हैं। और जो मादा है या जो फीमेल है वो अंडे देने के बाद क्या हो जाती है, मर जाती है।
तो इस तरीके से अंडे के बाद में लार्वा, और लार्वा बराबर मोल्टिंग करके जो है इस प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इसका लाइफ पूरा का पूरा हो जाता है। और जब अपन प्लांट को में से सीड निकाल लेते हैं और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट में ये सरवाइव करते रहते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चलता है। अब यहाँ पे देखो, जो थोड़ा सा इसमें स्पेशल दे रखा है, वासुदेवा और हिंगो रानी ने 1950 में ये बताया था कि ये जो डिजीज़ है इसमें 2 पैथोजन है, अपन ने पहले देख लिया। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है, रेथाइबैक्टर, और निमेटोड है, एंगुइना। ये दोनों आपस में अविकल्पी रिलेशन है इसमें, यानी ऑब्लिगेंट रिलेशनशिप है, या एक दूसरे के बिना ये सरवाइव नहीं करते हैं। अगर इनमें से अपन एक को भी हटा दें तो हमें ये डिजीज़ गेहूं में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो एंगुइना के लार्वा हैं, वो लार्वा इस बैक्टीरिया के लिए एक तरह के क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, रोगवाहक, और ये फिर प्लांट के अंदर इसको ले जाते हैं और फिर ये बैक्टीरिया है वो इसका संक्रमण या इसको इन्फेक्शन करता है। तो इसलिए जो है इन दोनों का रिलेशनशिप को इन्होंने क्या कहा, ऑब्लिगेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखो, ये तो अपना हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपन मैनेजमेंट या इसका कंट्रोल देख लेते हैं। तो सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट है, यानी कि ये सीड बॉर्न डिजीज़ भी आप इसको कह सकते हो, और प्लस इसको सॉइल बॉर्न भी कह सकते हो। इसलिए जब अपन सीड इसके सोइंग करेंगे तो अगर अपन इसको छलनी से छान लें स्टेनर से, तो इसमें अगर सिस्ट होंगी तो सिस्ट निकल जाती है। फिर उसके बाद में अगर सीड्स को हम सोइंग करने से पहले सिंपल जो है सॉल्ट सॉल्यूशन में थोड़ी देर 10 मिनट, ये मान के चलिए 10 मिनट रख के उसको सुखा लें, तो उससे भी जो है ये डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। और अगर हम थोड़ी देर इसको हाई टेम्परेचर यानी 50 डिग्री के आसपास अगर इसको 2-3 घंटे पानी में भिगो दें और फिर इसको सुखा लें, ठीक है, ड्राई कर लें, तो भी जो है इसकी सिस्ट क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में एक अपन क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं कि आज एक साल अगर व्हीट है तो अगली साल बार्ले है, ओट है, या कोई और जो सीरियल है उसको वहाँ पर जो है ग्रो कर ले, तब भी इसकी जो सिस्ट है या इसका जो साइकिल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर एक है कि अगर अर्ली वैरायटी डेवलप अपन कर लें तो अर्ली वैरायटी से भी जो है ये इन्फेक्शन कम हो सकता है। तो ये कुछ इसके कल्चरल मैनेजमेंट है। उसके पास बाद है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपने पास में कुछ डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं, जैसे सोनारा 63, लानमा राजो, NP 608, S227, इनको जो है अपन ग्रो करेंगे तो भी ये डिजीज़ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। फिर लास्ट स्टेज का केमिकल मैनेजमेंट। तो इस केमिकल मैनेजमेंट में अपने को सीड को भी ट्रीट करना है और अपने को सॉइल को भी ट्रीट करना है, दोनों को अपन ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए नेमाफॉस, डिमोफॉस, LD कार, थायोजेन, इनसे अपन इनको ट्रीट करके इन सिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। और सल्फोज जो होती है उसको 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर अपन स्प्रे करें सॉइल में, तब भी जो है इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज अपना ये तीसरी डिजीज़ कंप्लीट हो गई। अब इसमें बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।